नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। जनरल साइंस की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंदर सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के अंदर सामान्यतया दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जो जैव घटक होते हैं उन्हीं को सामान्यतया सजीव कहा जाता है, और सजीव वो होते हैं जिनके अंदर वृद्धि, जनन, पाचन, शोषण आदि क्रियाएं होती है, उनको सजीव कहा जाता है। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती है उनको सामान्यतया निर्जीव कहा जाता है। इसके अलावा ये जो वर्ड है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब ही होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी, लिविंग का मतलब होता है सजीव, सजीवों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजी। अब अगर हम बात करें तो प्रकृति में जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो सामान्यतया दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोई सजीव पादप हो सकता है या कोई सजीव जो है वो जंतु हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी शब्द जो है वो दिया था सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविस ने। लेमार्क और ट्रेविस जो है इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी का जनक जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी का पिता कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी जो है इसकी सामान्यतः दो शाखाएं हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि सजीव जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पादप हो सकते हैं या जंतु हो सकते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी की अलग ब्रांच में होता है और पादपों का अध्ययन बायोलॉजी की अलग ब्रांच में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सजीवों के अंदर जो है एक तो आ जाते हैं पादप और दूसरे आ जाते हैं जंतु। पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल। प्लांट का जो अध्ययन होता है, प्लांट की जो स्टडी होती है वो सामान्यतः बॉटनी के अंतर्गत होती है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान वो शाखा होती है जिसमें सामान्यतः पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल, जंतुओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है, प्राणी विज्ञान। और प्राणी विज्ञान या जूलॉजी का जनक जो है वो कहा जाता है अरस्तु को। जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये तो हो गई बायोलॉजी के बारे में सामान्य परिचय। अब हम बात करेंगे मानव शरीर विज्ञान के बारे में। मानव शरीर विज्ञान अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी। मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक वर्ड है। ह्यूमन, मानव, फिजियोलॉजी जो है एक वर्ड है। ऐसे कुछ वर्ड बायोलॉजिकल टर्म्स जो है वो आपके सामने आएंगी। जैसे एक वर्ड आता है फिजियोलॉजी, जो कि जैसे अभी आपके सामने आया है। एक वर्ड आता है आपके सामने मोर्फोलॉजी। एक वर्ड आता है आपके सामने एनाटॉमी। ये ऐसे कुछ वर्ड हैं। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, हिंदी में इसका मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान या शारीरिक कार्य की भी कह सकते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी के अंदर सामान्यतया चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उसके शरीर के अंग किस प्रकार काम करते हैं और उन अंगों की संरचना किस प्रकार की है, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अगर प्लांट के अंदर है तो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी, और मनुष्य के अंदर है या जंतुओं के अंदर है तो एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मॉर्फ और दूसरा लॉजी। मॉर्फ जो है
उसका मतलब होता है सामान्यतया रूप या शेप। शेप, फॉर्म भी बोल सकते हैं, और इन दोनों का मतलब ही होता है रूप। यानी ये विज्ञान की ऐसी शाखा या बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंदर सामान्यतया सजीवों की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। चाहे वो जंतु हो, चाहे पादप हो, उसकी बाह्य संरचना। जैसे पादप है तो पादप के अंदर जड़, तना, पत्ती आदि का अध्ययन हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। मनुष्य के अंदर, जैसे हम अगर मनुष्य के अंदर मोर्फोलॉजी की बात करें तो मनुष्य की मोर्फोलॉजी के अंदर सामान्यतया जैसे त्वचा है, इसके अलावा जैसे दांत है, हड्डियां है, इनका अध्ययन जो है वो किया जाता है ह्यूमन मोर्फोलॉजी के अंतर्गत। तो ये हो गई मोर्फोलॉजी। तो बाह्य संरचना का अध्ययन जो है वो कहलाता है मोर्फोलॉजी। इसके बाद एनाटोमी। एनाटोमी जो है इसका हिंदी में मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान का मतलब यह है कि सामान्यतया शरीर के अंगों की बनावट जो है वो किस प्रकार की है, इसका अध्ययन जिस विज्ञान की या जिस बायोलॉजी की शाखा में किया जाता है उसको हम कहते हैं एनाटोमी। एनाटोमी जो है इसके अंदर जैसे लीवर है, किडनी है, इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, या और कोई इंटरनल ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसके बारे में स्टडी की जाती है एनाटोमी के अंतर्गत। एक्चुअल में जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर एनाटोमी भी शामिल होती है, लेकिन एनाटोमी जो है उसके अंदर केवल संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में संरचना प्लस अंगों का कार्य, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल, कुछ बायोलॉजिकल वर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मनुष्य जो है उसके शरीर में होने वाले जो अंगों के कार्य है, जैसे पाचन है, श्वसन है, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, इसके अलावा नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण, समन्वय, इसके अलावा उत्सर्जन, ये सारे कार्य जो मनुष्य के शरीर में होते हैं या मनुष्य के शरीर के अंगों के द्वारा किए जाते हैं, उन सारे कार्यों का अध्ययन जो है वो सामान्यतः हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इन कार्यों के अंदर सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मानव शरीर के अंदर पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। पाचन अर्थात डाइजेशन। पाचन जीवों के शरीर के अंदर होने वाली ऐसी क्रिया होती है जिसमें सामान्यतया जो भोजन होता है उस भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में बदला जाता है। जटिल रूप का मतलब यह है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन ऐसा होता है कि वो सामान्यतया हमारी आहार नाल की आंतरिक दीवारों से अवशोषित नहीं हो सकता, तो उसको अवशोषित होने योग्य बनाने का काम जो है वो कहलाता है पाचन। या वो जो अवशोषित न हो सकने वाला भोजन है वो भोजन का अविसरणशील रूप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस अविसरणशील रूप को विसरणशील रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो भोजन के जटिल या अविसरणशील स्वरूप को, जटिल या अविसरणशील स्वरूप को सरल या विसरणशील स्वरूप में बदलने का काम जो है वो कहलाता है पाचन। सरल या विसरणशील रूप में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन जो है वो सामान्यतया मनुष्य के अंदर, जब हम पाचन की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर पाचन की क्रिया करने वाले जो अंग हैं वो सामान्यतया पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मनुष्य के अंदर भोजन जो है उस भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख से भोजन जो है वो फिर आगे चलता हुआ सामान्यतया हमारी ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी से ग्रासनाल, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत का ही एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं एनस, गुदा। अंतिम जो है फिर अपशिष्ट पदार्थ जो है वो गुदा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा पाचन तंत्र होता है। यानी पाचन में सहायक अंगों का समूह जो है वो कहलाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन में सहायक अंग, पाचन में सहायक अंगों का समूह जो है वो कहलाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, संपूर्ण पाचन तंत्र जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है।
इस पाचन तंत्र के अंदर सामान्यतः हमारी आहार नाल भी आती है, एलिमेंट्री कैनाल जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसके अलावा कुछ पाचक रस का स्त्रवण करने वाली ग्रंथियां भी आती है। तो सामान्यतया पाचन तंत्र जो है इसके दो भाग हो सकते हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, दो भाग। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग आहार नाल का है, आहार नाल, और दूसरा भाग जो है उसके अंदर आती है हमारी ग्रंथियां। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर सामान्यतया सबसे प्रारंभिक भाग जो है वो होता है हमारा मुख, माउथ। यानी आहार नाल का प्रारंभ किस भाग से होता है? मुख से होता है। मुख के बाद में आहार नाल का अगला भाग होता है ग्रसनी, फेरिंक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रसनी के बाद में आहार नाल का अगला भाग होता है ग्रास नाल, ग्रास नाल, ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में अगला भाग होता है आमाशय, स्टोमक, स्टोमक। और आमाशय के बाद में अगला भाग होता है छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत से आगे आ जाता है बड़ी आंत। ध्यान देंगे, छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये तो हो गया पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल के भाग। ध्यान देना है, आहार नाल जो है वो मुख से प्रारंभ होती है और मुख के बाद में आ जाता है आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद जो है पाचन में 3 ग्रंथियां भी शामिल होती है। तो इन ग्रंथियों को जो है हम अभी आगे बात करते हैं। हाँ, पाचन ग्रंथियां, पाचन तंत्र का अगला भाग है पाचन ग्रंथियां, या खाली ग्रंथियां भी बोल सकते हैं जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड या ग्लैंड्स। पाचन की क्रिया के अंदर सामान्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती है। उनके अंदर सबसे पहली ग्रंथि आती है लार, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है स्लेवरी ग्लैंड, इसके बाद में आती है लीवर, यकृत, इसके बाद में आ जाती है अग्नाशय, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ये पाचन क्रिया में सम्मिलित ग्रंथियां होती है। पाचन क्रिया के अंदर लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि ये तीनों ग्रंथियां सामान्यतया पाचक रसों का स्त्रवण करती है। जैसे लार है तो लार रस का स्त्रवण करती है, इसी प्रकार यकृत है तो वो पित्तरस का स्त्रवण करती है जो वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। इसके अलावा अग्नाशय जो है वो सामान्यतया कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, एक मजबूत या पूर्ण पाचक रस का स्त्रवण करती है जिसके अंदर पाए जाने वाले पाचक एंजाइम भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो ये तो हो गई ग्रंथियां, इनको हम अलग से बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ पाचन तंत्र के भाग देखे हैं कि पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल और ग्रंथियां आती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि आहार नाल के अंदर जो भोजन है उस भोजन के जो पाचन की क्रिया है उस भोजन के पाचन की क्रिया अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। यानी भोजन जो है वो मुख से ग्रहण करने से लेकर गुदा द्वारा बाहर निकलने तक ये कुछ अलग अलग चरणों की क्रिया होती है। उन क्रियाओं के बारे में अगर हम देखें तो जैसे आहार नाल में होने वाली क्रियाएं, यानी आहार नाल में कौन कौन सी क्रिया होती है भोजन से संबंधित या भोजन के पाचन से संबंधित। तो आहार नाल में होने वाली क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब है सामान्यतया भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर लेना, भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो सबसे पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण। इसके बाद मुख में
मुख में से भोजन जो है वो फिर आगे चला जाता है। मुख में जो है दांत वगैरह होते हैं, दांत जो है वो भोजन को चबा देते हैं। लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती है। जीभ जो है वो लार को पूरी तरीके से भोजन के अंदर मिला देती है, जिससे भोजन लसलसा बन जाता है। और वो लसलसा भोजन जो है वो फिर हमारी आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी, उस ग्रसनी के अंदर जाता है। ग्रसनी से फिर ग्रासनाल, और ग्रासनाल से फिर चला जाता है आमाशय। तो मुख के अंदर सामान्यतया अंतर्ग्रहण के पश्चात दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। और अभी हमने बात की थी कि सामान्यतया भोजन के बड़े रूप को छोटे रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो अंतर्ग्रहण के बाद में दूसरी क्रिया जो कि आहार नाल में होती है उसका नाम है पाचन। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि पाचन जो है वो संपूर्ण आहार नाल में नहीं होता है। पाचन की क्रिया आहार नाल के अंदर कुछ भागों में होती है, जैसे मुख में, इसके अलावा मुख के बाद आमाशय में और छोटी आंत में। इन तीन भागों के अलावा कहीं भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो पाचन की क्रिया जो है वो होती है मुख में, इसके अलावा आमाशय में, इसके अलावा छोटी आंत में। इन तीन भागों के अलावा किसी भी भाग में, आहार नाल के किसी भी भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इन तीन भागों में सबसे ज्यादा पाचन जो है वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन। इसके अलावा ध्यान देंगे कि इनके अंदर सबसे कम पाचन जो है वो होता है मुख में, न्यूनतम। सबसे कम पाचन जो है वो होता है मुख में, और सर्वाधिक पाचन जो है वो होता है छोटी आंत के अंदर। ये हो गई पाचन की क्रिया। पाचन के बाद में फिर पचा हुआ भोजन जो है वो हमारी आहार नाल की आंतरिक दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषित करने की क्रिया जो है वो हो गई अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भोजन जो है, पचा हुआ भोजन है, उस भोजन को अवशोषित करने की क्रिया। अवशोषण के पश्चात हमारे भोजन का जो अवशोषित भाग है, उस भोजन के अवशोषित भाग को रक्त के अंदर मिला दिया जाता है। जो हमारी आहार नाल के अंदर रक्त वाहिनियां होती हैं, उन रक्त वाहिनियों के रक्त और लसिका के अंदर अवशोषित पोषक पदार्थों को मिला दिया जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं सामान्यतः स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की क्रिया के कारण ही फिर अवशोषित पोषक पदार्थ जो है वो सामान्यतः शरीर के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो शेष जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, डेफिकेशन। तो ये हो गई आहार नाल के अंदर होने वाली क्रियाएं। तो आहार नाल के अंदर होने वाली क्रियाओं का क्रम जो है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सी क्रिया है और सबसे लास्ट में जो है कौन सी क्रिया होती है। इसके अलावा ध्यान देने की बात है कि ये जो अभी अभी हमने जैसे आहार नाल और ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आहार नाल और ग्रंथियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होती है, किस प्रकार से स्थित होती है। तो इसको समझने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम देखना पड़ेगा। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल और ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर भागों, आहार नाल के भागों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग जो है वो यहाँ पे आ गया मुख। मुख जो है, मुख के अंदर दांत होते हैं, जीभ होते हैं, इसके अलावा लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियों के अंदर यहाँ ये जो कान के पास जो लार ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसको हम कहते हैं कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि।
ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ ये नीचे की ओर जो दिखाई गई है वो भी एक लार ग्रंथि है, जो कि हमारे निचले जबड़े के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं अधोजंब ग्रंथि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है जहां से भोजन निगला जाता है उस भाग को हम कहते हैं ग्रसनी। भोजन जो है वो मुख से चला जाता है ग्रसनी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रसनी के बाद में अगला जो लंबा भाग है इसमें से भोजन आगे की ओर गति करता है, इस भाग को हम कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस यानी ग्रास नाल। ग्रास नाल फिर जो है आगे आकर खुलती है एक थैली नुमा संरचना में, जिसको हम कहते हैं आमाशय। आमाशय जो है, आमाशय आगे आकर के एक कुंडलित संरचना के अंदर खुलता है, और ये जो कुंडलित संरचना होती है इस कुंडलित संरचना को हम कहते हैं छोटी आंत। ये जो कुंडलित भाग होता है पूरा यहाँ, ये जो सी टाइप भाग है यहां से लेकर आगे तक, ये भाग कहलाता है छोटी आंत। अब यहाँ छोटी आंत जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। छोटी आंत जो है उसके आगे फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये वाला पार्ट जो है वो बड़ी आंत का। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे मिल रही है वहां पे अंगुली नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको। इस अंगुली नुमा संरचना को हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो छोटी आंत के आगे आ जाती है ये जो संरचना, ये पूरी की पूरी संरचना कहलाती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाला भाग जहां पे दोनों मिल रहे हैं इसको कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग है। जंतुओं के अंदर जो है ये उपयोगी होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है, यानी कोई काम नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आहार नाल के भाग हो गए। आहार नाल के भागों के बाद में नेक्स्ट आ जाती है फिर ग्रंथियां। ग्रंथियों के अंदर ये हो गई लार ग्रंथियां जिसमें पैरोटिड आ गई, ये अधोजंब ग्रंथियां आ गई, अधोजंब, अधोजंब। इसके अलावा फिर ये आ जाती है आपकी लीवर, यकृत, शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत जो है इसके पीछे की ओर एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। इसके अलावा यहां पे ये जो संरचना आपको जो सी से भाग दिखाई दे रहा है इसमें ये पत्ती जैसी संरचना जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। तो हमें ध्यान देना है, सबसे पहले भोजन मुख द्वारा ग्रहण करेंगे, मुख में से भोजन जो है उसका जितना पाचन होता है उतना हो जाता है। उसके बाद में भोजन जो है वो ग्रसनी में हो जाता है, ग्रसनी से फिर ग्रासनाल, ग्रसनी और ग्रासनाल ये दोनों ऐसे भाग होते हैं जो सिर्फ भोजन के जाने के मार्ग होते हैं एक तरीके से, या भोजन के जाने के पथ होते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथियां या पाचक रस नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद भोजन आ जाएगा आमाशय, आमाशय से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। अब हम देखेंगे कि इस पाचन तंत्र या आहार नाल के अंदर भोजन जो है वो किस प्रकार से पाचित होता है, किस प्रकार से अवशोषित होता है। जैसे अभी अभी हमने बात की थी आहार नाल के अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में। तो आहार नाल के अंदर होने वाली क्रियाओं के अंदर सबसे पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है फूड सब्सटेंस, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको मुख द्वारा शरीर के अंदर लेना। इसके बाद आ जाता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। इन सब के बारे में हमें अब पढ़ना है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।